ये आउटलुक करें 43 Thank you.
आपको इस क्वेश्चन में ये जो कर्व दिया हुआ x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1, कौन सा कर्व है? हाइपरबोला का कौन सा है? x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 है तो xy क्या आएगा? प्लस और -1, xy इक्वल टू 1 और xy इक्वल टू -1, xy इक्वल टू 1 याद है आपको xy इक्वल टू c स्क्वायर नाम का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, xy इक्वल टू कांस्टेंट, ये आप लोगों को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। x और y का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव। ये आप लोगों का xy इक्वल टू 1 का ग्राफ होगा। वैसे ही सेम ग्राफ xy इक्वल टू -1 का होगा, वहां पर अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उस केस में तो ग्राफ ऐसा बनता होगा। तो ये आप लोगों का जो 4 ग्राफ बने हैं, अब आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर 4.9 on the curve x square y square equal to 1 form a square such that the midpoint of the sides also lies on the given curve। अब बोले कि इसके ऊपर चारों के आप लोगों को 4 पॉइंट कंसीडर करना, तो चारों में एक एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, उसको जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है। बट स्क्वायर इस तरह से मिलता है कि जो भी मिड पॉइंट है वो भी वापस कहाँ पर है? कर्व पे है। मतलब देखिए आप लोग समझ लीजिए अगर यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इन दोनों को जोड़ा तो मुझे साइड का स्क्वायर का एक साइड मिलेगा। अब इसका एक मिड पॉइंट होगा, राइट? वो मिड पॉइंट है वो भी वापस कर्व पे है। आप मान के चलो कि ये जो है पॉइंट आप लोगों का वो ए बी का मिड पॉइंट है। वैसे ही वापस यहाँ पर एक पॉइंट लूंगा, वापस इनको जोड़ूंगा तो वापस मुझे एक पॉइंट मिलेगा। वापस ये भी पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा? बी और सी का मिड पॉइंट है। वापस डी और डी को जब जोड़ूंगा तो डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट बनाना। तब अज्यूम कर लो कि ये जो आप लोगों का क्यू है ये आर है, और वैसे ही इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये एस, और ये आपका स्क्वायर है, दिख नहीं रहेगा तो आपका स्क्वायर है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना क्वेश्चन। क्वेश्चन समझा आपको क्या लग रहा है, क्या करना है? आपके पास ABCD में से कोई भी पॉइंट नहीं है, तो कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? पैरामेट्रिक पॉइंट। xy इक्वल टू c स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट कौन होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट d, c बाई d। पढ़ चुका आप लोग। xy इक्वल टू c स्क्वायर का पैरामेट्रिक पॉइंट c बाई d। इसके हिसाब से आपका c क्या होगा? 1। आपका यहाँ का जो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? t, 1 बाई d, t, 1 बाई d। ये t चेंज होता रहेगा, पोजीशन बदल लेगी तो t भी चेंज हो जाएगा, राइट? ये t, 1 बाई d हुआ। ये कौन सी की बात हुई? xy इक्वल टू 1 के लिए बात हुई। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मेरा t, 1 बाई d है, तब xy इक्वल टू -1 का पैरामेट्रिक, xy इक्वल टू -1 का पैरामेट्रिक। अब उसमें कैसे होगा कि आपका, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था तो आपका x और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। पर d और d में जो पैरामेट्रिक पॉइंट लोगे तो दोनों की साइन अपोजिट होगी, क्योंकि x और y अपोजिट साइन देता है। तो उसके साथ आपका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लेके चलेंगे? t कितना होगा? इसमें फिर xy इक्वल टू -c स्क्वायर, यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? ct, -c बाई d। तो c की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर पैरामीटर दूसरा लेना पड़ेगा मुझे, c आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट? c1, -y बाई d। ये हुआ b का कोऑर्डिनेट, करेक्ट? आपको इनके कोऑर्डिनेट इसलिए लेने की जरूरत थी कि वैल्यू बनाना क्या आपको? स्क्वायर, राइट? और स्क्वायर में तो चारों का लेंथ सेम ही होगा, तो अगर मुझे इसका लेंथ मिल जाता है तो फिर उसका स्क्वायर कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बस मुझे साइड की लेंथ फाइंड करनी है। वो साइड की लेंथ फाइंड कैसे करें? ना तो मुझे t पता है, ना तो मुझे t1 पता है।
बट अगर उसका अगर ए बी का लेंथ चाहिए मुझे तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 1/t माइनस माइनस प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लोगे तो t माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस T1 का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर T1 स्क्वायर, राइट। तो अब t माइनस T1 का स्क्वायर को सोल्व करोगे, t प्लस T1 को सोल्व करोगे तो इसका मिड पॉइंट -2t T1 और इसका मिड पॉइंट प्लस 2t T1 वो कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, है ना। मिड पॉइंट कैंसिल होगा तो क्या रहेगा आपके पास, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर होल अपॉन टी T1, है ना। t माइनस T1 का स्क्वायर और T1 प्लस t का स्क्वायर करोगे तो मिडिल टर्म -2t T1 और प्लस 2t T1 कैंसिल हो जाने वाला है। t स्क्वायर दो बार आएगा, T1 स्क्वायर मतलब ये जो टी स्क्वायर T1 स्क्वायर है वो फर्स्ट के साथ आके रहेगा, वो पूरे के नीचे नहीं होती है। तो फिर इस केस में फिर आप लोग सोल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो फिर एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने से ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, टी स्क्वायर, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसका थर्ड टर्म T1 स्क्वायर, इसका थर्ड टर्म 1/T1 स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म माइनस 2t T1 और इसका प्लस 2/t T1। ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, वैल्यू में फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या है वो रिलेशन, इन दोनों अब रिलेशन क्या दिया, इन दोनों के बीच का जो, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करता है, पे लाई करता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कौन होगा, t प्लस T1/2 1/t माइनस 1/T1/2, ये जो पॉइंट है वो इसी कर्व पे है, तो सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर उसको सेटिस्फाई करता होगा तो फिर वहां से मुझे रिलेशन मिलेगा x y इक्वल टू 1 आपका कर्व है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा t प्लस T1/2 इंटू 1/t, अच्छा उसमें भी एलसीएम ले लूंगा तो T1 माइनस t अपॉन ट्वाइस ऑफ T1 इज इक्वल टू 1, तो t प्लस T1 और इसको T1 प्लस t लिख लो, या T1 माइनस t, तो दोनों का मल्टीप्लाई T1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम T1, मतलब T1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अपॉन T1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज करना है और वहां पर वैल्यू चाहिए होगी आपको, इस देखते हैं कि कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं।
इक्वेशन छोड़ दो ना, समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद एक ही इक्वेशन से वैल्यू कैसे निकाला जाए। मतलब ऐसा कुछ होता होगा कि इसको जब सिंपलीफाई करते ये पूरा सेट होता होगा, समझ नहीं आ रहा कैसे सेट करें। अगर वहाँ होल स्क्वायर बना के डायरेक्टली वो वाले कुछ ट्राई कर, किसका होल स्क्वायर? वो वहाँ पे T1 का होल स्क्वायर ये रहा उसको होल स्क्वायर बना लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ और होगा, कुछ अभी समझ नहीं आ रही कि कैसे करो। रिलेशन ये एक ही है, क्योंकि आप कोई भी किसी का भी मिड पॉइंट लोगे ना, आप इन दोनों का मिड पॉइंट को xy = -1 पे पुट करोगे या इसका मिड पॉइंट को xy = 1 पे पुट करोगे, मिड पॉइंट आप चार तरीके से निकाल सकते हो, बट चारों में आपको रिलेशन ही मिलना है, यही बात। ऐसा नहीं कि आपको कोई और एक रिलेशन मिल जाने वाला है कि जिसको सोल्व करके आप T की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब इसी को यूज करके मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कुछ सेट करना पड़ता होगा वहां पर, तो वो कैसे सेट करना वो अभी सीख नहीं रहा है। स्क्वायर बोला है तो कुछ उसका रिलेशन किस तरीके स्क्वायर का कुछ होता है स्क्वायर का बस वही कि चारों साइड का लेंथ सेम होगा, नहीं स्लोप हो, बस स्लोप से तो पता चलेगा, स्क्वायर का स्लोप से पता चलेगा, और स्लोप का प्रोडक्ट माइनस। मतलब आप ये बोल लो कि यहाँ पर अगर इस लाइन का अगर स्लोप निकाल ले और इसका प्रोडक्ट अगर -1 लेके करे तो और वो वही रिलेशन मिलेगा, पर अगर इसका स्क्वायर करोगे तब क्या करोगे, स्क्वायर कैसे निकले तो y2 - y1 है ना। और एक बार करके देख सकते हैं अगर उससे कुछ फायदा हो तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, उनका प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा -1।
इसका स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, y t माइनस y1, 1/t माइनस 1/t1 डिवाइडेड बाय t प्लस t1, और इसका स्लोप 1/t प्लस 1/t1, तो 1/t प्लस 1/t1, तो यहाँ पर 1/t का स्क्वायर माइनस 1/t1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे t माइनस t1, तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर हो जाएगा, और उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल, -1 के इक्वल। इसका प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर t1 स्क्वायर इनटू t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कट हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि टी स्क्वायर t1 स्क्वायर को किसके इक्वल होना पड़ता होगा, 1 के बराबर। टी स्क्वायर t1 स्क्वायर को अगर 1 के बराबर होना पड़ता होगा, टी स्क्वायर t1 स्क्वायर क्या आया आप लोग का 1, तो इसका मतलब कि t1 किसके बराबर होगा, प्लस और -1। और हमारे पास एक रिलेशन आया था t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स t1। काम कर लेते हैं, यहाँ से एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पॉजिटिव ही होगी क्या टी और t1 क्वाड्रेंट के हिसाब से दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी टी और t1 दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव। टी और t1 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो गया था। एक्स कोऑर्डिनेट, अरे ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, टी और t1 की वैल्यू, तो ये t1 इसके हिसाब से टी और t1 आप लोग ले रहे हो, तो फिर यहाँ पर जब लोगे तो फिर यहाँ पर का आपका t1 कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव, आपने जिस हम लोगों ने जिस तरह से कंसीडर किया उसके हिसाब से टी और t1 पॉजिटिव ही होगा। तो टी और t1 पॉजिटिव होगा, तभी बोल रहे हो प्लस माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, यही बोल रहा ना।
ठीक है, ये रिलेशन आया तो इससे हम लोग डिराइव नहीं कर पाए, वो मैं सोचा नहीं वो भी तो कर सकते थे अपने से, क्योंकि स्क्वायर तो ये भी तो कर सकते थे हम लोग कि इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, अगर इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो ये स्लोप ले लिया मैंने, है ना, जैसे नॉर्मली आप लोग स्लोप फाइंड करते हो y2 - y1 अपॉन x2 - यहाँ पर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उसका प्रोडक्ट को किसके इक्वल होना पड़ेगा, -1 के बराबर। तो मुझे वहां से रिलेशन मिला कौन सा, t2 t1 इक्वल टू 1, ठीक है, t2 t1 इक्वल टू 1। अब t2 t1 इक्वल टू 1 अगर हुआ तो वैसे तो स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस और माइनस आना चाहिए, पर हमने जिस तरह से पैरामेट्रिक पॉइंट ले रखा उस तरह से आपका पैरामेट्रिक पॉइंट के हिसाब से आपका t और 1/t कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और उसके हिसाब से यहाँ पर जब आप लोगों ने t1 लिया तो t1 कौन से क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। तो t और t1 हम लोगों ने किस तरह से कंसीडर कर रखा है, पॉजिटिव, तो फिर उनका प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा, जिसमें कि स्क्वायर हटेगा तो ये माइनस वाला ऑप्शन नहीं है। बस हमें ये पता है कि अब t t1 का प्रोडक्ट इसके बराबर है 1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये रिलेशन आपके ऑलरेडी था वहां पर, t1² - t² इक्वल टू 4t1। अच्छा ये कैसे आया, ये समझ आया था, ये रिलेशन कैसा है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कर्व पे है ना, तो कर्व को सेटिस्फाई, तो xy = 1 को सेटिस्फाई कर दोगे तो वहां से वो रिलेशन आएगा। तो एक रिलेशन आपके पास था, ये और रिलेशन आ गया, इसको सोल्व कर लेते। यहाँ से आप लोग t की जगह पर, सॉरी t1 की जगह पर क्या रख सकते हो, 1/t, t1 की जगह पर 1/t रखा तो 1/t² माइनस t², यहाँ पर t1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, +1, एलसीएम लोगे तो 1 - t⁴ इक्वल टू 4t²। इसको अगर ये सबको शिफ्ट कर लेते हैं, t⁴ प्लस 4t² - 1 इक्वल टू 0, t² के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज नहीं हो तो कैसे सोल्व करोगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, a आपका 1, c आपका -1, राइट। 4 प्लस माइनस √20, √20 को क्या लिखेंगे, 2√5 डिवाइड बाई 2, 2 कट हुआ तो t² की वैल्यू 2 प्लस √5 या 2 माइनस √5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 माइनस √5 कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव, किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है, तो t² की वैल्यू 2 प्लस √5, t1² इसी का रेसिप्रोकल, तो t1² इक्वल टू 1/t², 1/2 प्लस √5 या √5 प्लस 2, रेशनलाइज कर लिया, √5 - 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, √5 प्लस 2, √5 - 2, a प्लस b, a माइनस b, a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 = 1, तो क्या बचा, √5 - 3, किसकी वैल्यू आई, t1², ये किसकी वैल्यू आई, t1², t1² आया √5 - 2, t² आया √5 प्लस 2। अब ये आपका लेंथ ऑफ AB था, ये वाला आप लोगों का लेंथ ऑफ AB है, उसमें फर्स्ट टर्म t² है ना, तो t² की वैल्यू कितनी है आपके पास, √5 प्लस 2, उसके साथ कौन है,
1 बाई टी स्क्वायर मतलब 1 बाई टी स्क्वायर बेसिकली है कौन, g1 स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है √5 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2, फिर यहाँ पहुंचा t1 स्क्वायर कितना है √5 माइनस 2, तो उसका रेसिप्रोकल कौन होगा t स्क्वायर, मतलब 1 बाई t1 स्क्वायर क्या होगा t स्क्वायर ही होगा ना, t स्क्वायर कितना है √5 प्लस 2, तो वापस √5 प्लस 2 √5 माइनस 2, फिर हम यहाँ पहुंचे ये वाला था, यहाँ पर t1 की वैल्यू 1 और t1 की वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, इतना बचा, इसमें से क्या कट हो गया 2 हर जगह से कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है 4√5, क्या मिल रहा है 4√5, तो 4√5 क्या हो जाएगा आप लोगों का, 4√5 आप लोगों को क्या हो गया लेंथ हो गया है ना, किसका लेंथ हो गया AB का लेंथ हो गया ना, ठीक है। अब AB का अगर लेंथ हो गया तो हम लोगों को फाइंड क्या करना था एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे हम इसका स्क्वायर करोगे तो ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 4√5, ये आप लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का एरिया आ गया। अब पूछा गया आपको फॉर्म स्क्वायर सब्जेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो आपको इसका फिर वापस एक स्क्वायर करना, जिसका स्क्वायर करोगे तो आंसर भी 80 है, थोड़ा सा एक्चुअली लेंथ ही नहीं है वो हम लोगों को सही हुआ, ठीक है, बट इसमें एरिया कोई काम नहीं है, बेसिकली हाइपरबोला का क्वेश्चन उस टाइम पर पैरामेट्रिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, ठीक है आगे बोलो 47 एक बार फिर अभी छोड़ दो, इसके बाद का चैप्टर चालू करो तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्व बनाना पड़ेगा आपको, तो कोई नहीं बना देता हूँ। 47 में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब आप लोगों को डिफरेंशिएशन करके दिया और आपको ओरिजिनल फंक्शन तक जाना है, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन हो और अगर मुझे ओरिजिनल फंक्शन तक जाना हो तो मुझे क्या करना है, मतलब आप एक बात का तो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन आप मानते चलो कि 90% चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उस पूरे चैप्टर में आपको करना है कि ये क्या उल्टा होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, जो डिफरेंशियल के स्टेटमेंट होता है ना उस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल के स्टेटमेंट होंगे और आपको ओरिजिनल फंक्शन में जाना होगा, ओरिजिनल फंक्शन में जाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बोला था कि dy by dx twice of x plus 1 है और मुझे ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन, सीधी बात इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए dx के टर्म किसके साथ होने चाहिए x के साथ, dy के टर्म y के साथ, इसमें y वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो dy इक्वल टू twice of x plus 1 into dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इस तरफ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन, y सामने x plus 1 का इंटीग्रेशन, x square by 2 plus x और फिर प्लस कांस्टेंट, इस तरफ का कांस्टेंट c1 इस तरफ का कांस्टेंट c2 मिलके एक कांस्टेंट c वो किसी भी तरफ आप यूज कर लो, लेफ्ट या राइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक आया। अब आप लोगों को क्या दिया था, कर्व y equal to f of x satisfy the differential equation and area bounded by the y equal to f of x and x axis is 4√8 by 3, ये कर्व और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो कितना है 4√8 by 3 है, तो आपको पूछा क्या है f of 1 की वैल्यू क्या होगी, y मतलब f of x हो गया ना, तो आपको अगर f of 1 की वैल्यू फाइंड करना तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको c नहीं पता है और c पता करने के लिए एरिया दिया हुआ है, जो एरिया दिया हो किसने दिया होगा, वो c पता करने के लिए एरिया दिया होगा। तो आगे क्या कर लेते हैं, यहाँ तक फंक्शन आ गया, अब ये फंक्शन और किसके बीच में एरिया फाइंड करना है, x एक्सिस के बीच में, x एक्सिस के बीच में अगर एरिया फाइंड करना है आप लोगों को तो लिमिट भी तो चाहिए होगा आप लोगों को, राइट, तो आपको लिमिट पता करने के लिए वैसे कर्व कौन सा है, अगर 2 अंदर ले लूंगा तो 2 और 2 अंदर गया तो x स्क्वायर प्लस 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1 दोनों साइड, राइट, ये y प्लस 1 माइनस, तो सीधी तो नहीं पता, तो एक तरफ क्या देगा
x+1 का होल स्क्वायर। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। कहाँ से स्टेड है? -1, -1 पे शिफ्टेड है। तो अब -1 तो कंफर्म हो गया भाई, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा, राइट। बट अगर वो यहाँ हुआ और अगर ये अपवर्ड तो दिख ही रहा है, अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कंफर्म है कि पॉइंट जो आपका वर्टेक्स होगा कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई ऊपर कट करे, मतलब ऊपर अपवर्ड बना होगा तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता होगा, जो उसके लिए क्या बन जाता होगा? रेंज। रेंज मतलब लिमिट, जहां से जहां तक आपको इंटीग्रेशन करना होगा। आपका ये पैराबोला बना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -1, C-1। जहाँ पर C की वैल्यू कंफर्म है <1 होता होगा, ग्राफ से यही समझ आ रहा है। जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें तो नेगेटिव होना पड़ता होगा। ये जहां पर कट करेगा वहां का x कोऑर्डिनेट, सॉरी y की वैल्यू 0, y आपका 0 आ गया। y अगर आपका 0 आ गया तो रहा कि आपके पास 1 - C = x+1 का स्क्वायर हटाओगे तो रूट है ना, स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? तो होगा रूट। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दो वैल्यू आएगी, +1 - 1 - C = x+1। तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस C। ये वाला का जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C, 0। और ये वाला पॉइंट -1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस C, 0। तब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे? -1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस C से लेके -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C। इसका इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। वैल्यू किसकी? y की। क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू आगे ऑलरेडी माइनस लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका करोगे? y का। और y क्या है आपका? x² + 2x + c। x² + 2x + c। और इसका आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना है इसका आंसर? 4√8/3। आंसर कितना दिया आप लोगों को? 4√8/3। ठीक है। अब थोड़ा सा बस वो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। x² का इंटीग्रेशन x³/3। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों का x³/3। 2x का x² + c का cx = 4√8/3। वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लो, ये माइनस को तरफ ले जाता हूँ के लिए। अब इसमें जब आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो पहले अपर लिमिट जब रखेंगे तो -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और इसका जब लोअर लिमिट रखा होगा आपने, है ना, तो अपर लिमिट रखोगे तो साथ में फिर माइनस लोअर लिमिट इधर रखोगे तो माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये आएगा। तो माइनस हो लोअर लिमिट का, और जब x की जगह पर ये -1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस C रखोगे तो माइनस कॉमन निकलेगा, और माइनस क्यूब के साथ बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। और ऑलरेडी लोअर लिमिट का माइनस था तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या बचा होगा? 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C पूरे का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये मैं साथ में इसलिए ले रहा हूँ तो सेम बार वाले को साथ में लोगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, राइट। प्लस x² -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। लोअर लिमिट में जब इसको रखोगे तो यहाँ से क्या कॉमन? माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर लेके आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या बचेगा? 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C टाइम x अपर लिमिट का -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस C माइनस लोअर लिमिट का -1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस C। और सामने आंसर कितना? -4√8/3। ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं आप लोग तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का 3,
ऊपर जब आप लोग ये दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो अगर कोई मुझे पूछे कि a प्लस बी का क्यूब करूं मैं, a प्लस बी का क्यूब करूं मैं और b माइनस ए का क्यूब करूं, b माइनस ए का क्यूब करूं, तो कौन कौन से टर्म बचेंगे, कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे? a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और b माइनस ए का क्यूब, b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a प्लस 3ab स्क्वायर, फिर प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ab स्क्वायर कैंसिल, प्लस a क्यूब और माइनस a क्यूब कैंसिल, तो b क्यूब बचा होगा 2 बार। b कौन है आपका? b हमारा ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी, उसका क्यूब अंडर रूट 1 माइनस सी का क्यूब 1 माइनस सी रूट ऑफ 1 माइनस सी, ये बचेगा कितनी बार? 2 बार। फिर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ये कौन सा हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और b कौन है? रूट ऑफ 1 माइनस 6 टाइम हो गया होगा, तो प्लस 6 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस सी। बाजू में अगर चले जाते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो मिडिल टर्म, तो ये मिडिल टर्म बचा होगा, बाकी दोनों हट जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, मिडिल टर्म बचा होगा, इसका मिडिल टर्म 2 रूट ऑफ 1 माइनस सी, इसका मिडिल टर्म माइनस रूट ऑफ 1 माइनस सी, तो दोनों में माइनस लेगा तो माइनस 4 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस। अगर यहाँ की बात करोगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, रूट 1 माइनस सी प्लस रूट 1 माइनस सी, 2 रूट ऑफ 1 माइनस, और सी मल्टीप्लाई मेथड 2 टाइम्स सी रूट ऑफ 1 माइनस, इतना रहेगा। तो सामने क्या है? इक्वल टू -4 रूट 8 बाई 3। तो हमारे पास एक ही अननोन है सी बचे, और सी की वैल्यू हमें फाइनली फाइंड करना है। क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अच्छा, ये 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों से 3 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस सी इनटू रूट ऑफ 1 माइनस सी प्लस 6 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस सी माइनस 12 ऑफ रूट 1 माइनस सी प्लस 6 रूट ऑफ 1 माइनस सी इक्वल टू -4 रूट 8, से कट जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस सी प्लस 6 टाइम रूट ऑफ 1 माइनस सी, तो कितना हो गया? 8 टाइम, और ये -12 टाइम -4 टाइम, फिर यहाँ पर -2c रूट ऑफ 1 माइनस सी प्लस 6c रूट ऑफ 1 माइनस प्लस 4c रूट ऑफ 1 माइनस सी इज इक्वल टू -4 रूट 8। वापस -4 कॉमन लेके कैंसिल कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा? रूट 1 माइनस सी प्लस सी रूट ऑफ 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस, तो क्या बचेगा? रूट 8। वापस क्या कॉमन? रूट 1 माइनस सी, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस सी इक्वल टू रूट 8। रूट 8 इज 2 रूट, तो सी की वैल्यू -1 है ना। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब सी की वैल्यू -1 आ गई, तो मेरा क्वेश्चन फंक्शन क्या बन गया? y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x और c -1। आपको ढूंढना क्या था? f ऑफ 1 की वैल्यू, x की जगह पर क्या रख लोगे? 1। x को अगर आप 1 रख लोगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 तो 2। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं है तो 1 7 का आंसर 64 है।
कितना बड़ा डिफरेंस? प्लीज कमेंट पर आंसर चेक करो, एक दो पॉइंट का डिफरेंस समझ आता है, इतना बड़ा डिफरेंस कैसा है। पर क्वेश्चन समझ आ गया ना क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी दिया जाए तो उसको सोल्व करना, सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, y के टर्म को dy के साथ लोगे और x के टर्म को dx के साथ लोगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। एक बार इसका चेक कर लूंगा। उसके बाद 50 का ग्राफ, इसको आप जानते नहीं हो तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे ग्राफ? आपको 4y² इक्वल टू x² इंटू x माइनस 4 इंटू 2 माइनस x, आपके हिसाब से ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट पे नहीं जाता। अब इसको ऐसे ग्राफ बनाने के लिए आपके पास बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो, आप ग्राफ ऐसे बना लो। आप मुझे बताओ इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा? इसको जब फ्लो करोगे तो आपका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा? थर्ड और फोर्थ में नहीं जाएगा। फिर y का स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता y, तो कौन से क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा? थर्ड और फोर्थ में नहीं जाएगा। थर्ड फोर्थ में नहीं जाएगा, पक्की बात है। कहाँ पर कट करेगा? कहाँ पर ये 0 दे रहा है, x 0, y 0 होगा तो x 0 पे 0 देगा, 4 पे 0 देगा, 2 पे 0 देगा। जैसे कि ये 0,0 पे से पास होगा, ये 2,0 से पास होगा और 4,0 से पास होगा। करेक्ट? राइट? अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोग x की जगह पर अगर माइनस x रखते हो, मतलब ये चेक करने के लिए ओड और इवन में तो कुछ नहीं, इवन तो नहीं है ना, क्योंकि सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इवन होने के लिए x की जगह पर आप माइनस x रखोगे तो सेम आंसर आना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। नीचे जाएंगे 2 + x हो जाएगा और ये -x - 4 हो जाएगा। इसको फर्क नहीं पड़ता, बट इसको तो फर्क पड़ता है। ये इवन फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। x एक्सिस को कहाँ कट करेगा पता चल गया, ये पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में नहीं जाने वाला है। y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? y एक्सिस को कट करने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा। अगर x को 0 करते पूरा 0 हो जाएगा, तो वो सिर्फ ओरिजिन से कट करेगा और कोई पॉइंट पर कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता, फिर वापस नीचे आता होगा क्योंकि यहाँ पर कट करना पड़ेगा उसको, यहाँ पर कट करेगा और फिर वापस यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर वापस यहाँ से पास होगा, और यहाँ पर आने के बाद जब वो वापस जाएगा तो वापस ऊपर जाएगा तो फिर कभी भी नीचे नहीं आएगा। बट आपको एरिया फाइंड करना तो कंफर्म नीचे एरिया की बात हो रही होगी, बाकी तो फिर उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे बाकी के लिमिट को। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करने वाला हो? 0 से लेके 2 के लिए। अच्छा, अब 0 से लेके 2 जब लोगे तब इंटीग्रेशन किसका करने वाले होगा? y का। अब y का जब इंटीग्रेशन करोगे आप लोग तो स्क्वायर जब हटेगा तो सामने अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट आएगा तो क्या बचेगा आपके पास? x। अच्छा, ये 4 भी डिवाइड में गया होगा तो 1/2, राइट। रूट ऑफ क्या होगा? x - 4 इंटू 2 - x। पर जब आप स्क्वायर हटाते हो तो सामने प्लस और माइनस आता है, तो प्लस लूं या माइनस लूं? प्लस लूं। अच्छा, अभी रेंज कौन सी है? 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2 के अंदर आपकी रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। x अगर 0 से लेके 2 के बीच में रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लस लोगे या माइनस लोगे? माइनस। तो फिर क्योंकि आपका अभी वैल्यू कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रहा है, आंसर आना कैसा चाहिए? पॉजिटिव। फाइन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अच्छा, वो नेगेटिव कहाँ लेना है? रूट के बाहर या रूट के अंदर? रूट के अंदर, रूट के अंदर। फिर हाफ हो, फिर ये रेंज कौन सी? 2 से लेके 4, 2 से लेके 4, और 2 से लेके 4 के लिए x इंटू रूट ऑफ 2 से लेके 4 की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो एक वैल्यू
नेगेटिव और 2 से लेके 4 इस तरह नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस इस क्वेश्चन का मेन था कि आपको नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 0 से लेके 4 के इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन करके आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। 0 से 2 में वो नेगेटिव बनेगा और 2 से 4 में वो पॉजिटिव बनेगा। बाकी इसका इंटीग्रेशन आता है ना, कौन सा फॉर्म, लीनियर रूट क्या करते थे इसका, उसके बाद वापस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही फिर आपको बनाना पड़ेगा पहले। 55
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले तो मुझे 55 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है log e of x plus c square हटा देते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा? आप लोगों को log x का ग्राफ तो आता है, कौन सा कर्व है ये? आपको जब भी ग्राफ बनाओगे तो आप हमेशा सबसे पहले किसका ग्राफ बनाते हो? स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हो, आप सबसे पहले कौन किसका ग्राफ बनाओगे? log x का। तो log x का ग्राफ में और log x प्लस ई स्क्वायर के ग्राफ में किसका फर्क होगा? एक बार अपने नोटबुक में दोनों ग्राफ बनाओ, ये दोनों फंक्शन दिए थे, मैं आपको बताता हूँ अपने इंटीग्रेशन किसका करना है। चलिए इसका एक ग्राफ बना के बताओ मेरे को, कैसे बताओ? y इक्वल टू log x का ग्राफ आपको आता है, अगर x की जगह पर अगर x प्लस ई स्क्वायर कर देंगे तो पूरे ग्राफ में क्या क्या चीजें चेंज करना है? दोनों का ग्राफ, दोनों बन गए। और एक ग्राफ इसमें दो कर देना। दोनों साथ में बनाओगे तो आपको समझ आएगा। ये पॉइंट भी गलत है, सबमिटेड 0.2। y इक्वल टू log e ऑफ, तो देखो आप लोगों ने क्या बनाया, log e ऑफ x प्लस ई स्क्वायर का जो ग्राफ बनाया होगा तो कैसा ग्राफ होगा? y इक्वल log x का ग्राफ आता है, कहाँ से पास होता है? 1,0। अब वही 1,0 अब कौन सा पॉइंट है? ये तो y इक्वल log x की बात है। अब आप लोगों को ग्राफ x प्लस ई स्क्वायर है, तो आप इस ग्राफ को कितना यूनिट शिफ्ट करने वाले हो? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो पॉइंट आपको 1,0 दिख रहा है वो पॉइंट अब क्या होगा? 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। अब ये एसिम्पटोट कौन सा होगा? x इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, x इक्वल टू, पहले एसिम्पटोट कौन सा था? x इक्वल टू 0 था, वो कितना यूनिट शिफ्ट हुआ? माइनस लेफ्ट साइड में। तो ये कौन सा होगा? x इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, तो उसका क्या बनने वाला? जिसको टच नहीं करता है, राइट। तो इस तरह की आपका जो एक्चुअल y एक्सिस होगा वो इस तरफ कहीं, सॉरी एक्चुअल y एक्सिस होगा इस तरफ कहीं होने वाला है, ये नेगेटिव में है ना, इसकी तरफ कहीं तो होगा। ठीक है, इसको एक बार अभी यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको किसका ग्राफ बनाना है?
x इक्वल टू log e ऑफ 2/y। आप सब्जेक्ट किसको बनाओगे, y को, तो log हटाओगे, log हटेगा तो e स्क्वायर इक्वल टू 2/y, तो y इक्वल टू 2/e स्क्वायर मतलब 2 टाइम कौन सा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल, बट ये डिक्रीजिंग हो गई क्योंकि 2 अपॉन e रेज़ टू x है। नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, तो मुझे बोलता कि 2e रेज़ टू x का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं ऐसा बनाता। नॉर्मली तो एक्सपोनेंशियल 0,1 से पास होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कहां से पास होगा, 0,2। तो ये किसका ग्राफ है जो मैंने अभी बनाया, आपको किसका ग्राफ चाहिए, ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज होना चालू होगा, और जब डिक्रीज होना चालू होगा तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी होंगे। कहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे, अच्छा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर होंगे, और ये डिक्रीज भी हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा तो वाई एक्सिस की एग्जैक्ट पोजीशन बनती है, राइट। इन दोनों यहाँ ग्राफ समझ आ गया, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू 2 टाइम e रेज़ टू पावर माइनस डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब दोनों का ये वाला पॉइंट अगर पता करना है, ये वाला कौन सा, ये वाला पॉइंट जो सेटिस्फाई करता होगा, दोनों को इक्वेट अगर किया जाए तो 2 टाइम e रेज़ टू माइनस x इक्वल टू log e ऑफ x प्लस e स्क्वायर, करेक्ट, राइट। आपको क्या लग रहा है कौन सा पॉइंट, आप पूरे को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप थोड़े से ट्राई एंड एरर देखो कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होगा, कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है सेटिस्फाई करता होगा। जीरो, x को अगर 0 रखा आपने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर x को 0 रखोगे तो भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो एक 0 पे मिल रहा है, मतलब y एक्सिस के पास होता होगा ये। अगर x इक्वल टू 0 रखा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2, 0,2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 0 रखोगे तो इसका भी आंसर 2 आएगा, इसको भी 0 रखोगे तो इसका भी आंसर 2 आएगा, तो 0,2 से पास हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0 की लाइन हो गई, ठीक है। अब और एक कर्व दिया हुआ है, मतलब और एक लाइन दिया हुआ है, x इक्वल टू log 2, एक और एक दिया है x इक्वल टू log 2 एंड लाइन y इक्वल टू 1, उसके ऊपर पहले x इक्वल टू log 2, x इक्वल टू log 2 की लाइन कहाँ होगी, इससे आगे हुई, x इक्वल टू 0 तो log 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाली है, तो log 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कहीं यहाँ ले लेते हैं, ये हुआ आपका x इक्वल टू log 2। अब y इक्वल टू 1, अगर ये पॉइंट 0,2 है तो y इक्वल टू 1 की लाइन इसके नीचे होगा। अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये x इक्वल टू log 2 है, अगर x की जगह पर अगर यहाँ पर log 2 रखा जाए, ये क्या था, y इक्वल टू 2 अपॉन e रेज़ टू x है ना, x की जगह पर अगर आप लोग e रेज़ टू पावर log 2 रखते हो तो ये और ये सेम है, 2 बचते हैं तो 2/2 1, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है कौन सा पॉइंट है, log 2,1, तो और y इक्वल टू 1 की लाइन वहीं से पास हो रही है, ये कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू 1। अब देखो कौन सा एरिया फाइंड करने का आपको समझ आ जाएगा, y इक्वल टू 1 के ऊपर अबव द लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल x इक्वल टू log 2, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन मतलब कौन सा एरिया फाइंड करना होगा, ये वाला, ये एरिया फाइंड करते हैं। एरिया समझ आ गया कौन सा, अब इंटीग्रेशन किसका, सबसे पहले आपको ये पॉइंट चाहिए होगा, सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकल गया, कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पर, तो y को 1 रखोगे तो e रेज़ टू 1 हो जाएगा, e रेज़ टू 1 मतलब e माइनस e स्क्वायर,
ये वाला पॉइंट कौन सा होगा यहाँ से अगर पर्टिकुलर ड्रॉ करोगे तो E minus ये पॉइंट कौन सा होगा E माइनस स्क्वायर कॉमा 0। ये कौन सी लाइन थी x इक्वल टू 0। तो मेरा पहला इंटीग्रेशन E माइनस स्क्वायर से लेके कहाँ तक 0 तक कौन सा ग्राफ ये वाला ना ये कौन सा ग्राफ है log E ऑफ x plus E square। x प्लस ई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला मिलेगा। फिर आप लोग 0 से चालू करोगे और कहाँ तक जाओगे 1 तक और सॉरी log 2 तक 0 से चालू करके कहाँ तक log 2 तक। इसका इंटीग्रेशन twice of e raised to minus x का ये कौन सा कर रहा है ये वाला twice of e raised to minus x का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक किया तो मुझे इसका इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये एरिया मिला होगा और इसका इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये एरिया मिला होगा। तो आपको कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा मिला वो नीचे का जो छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है इस रेक्टेंगल का लेंथ इसके लिए थोड़ी इंटीग्रेशन करने बैठूंगा। हाइट तो 1 है और ब्रेथ ये कितना था log ये पॉइंट क्या था E minus E square। ये log 2 था ये log 2 था ना और ये E माइनस ई स्क्वायर तो उसका एडिशन होगा ना। तो ये ओरिजिन से लेके इस तरफ का लेंथ प्लस ओरिजिन से लेके इस तरफ का लेंथ तो क्या हो जाएगा माइनस log 2 प्लस E माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 इसका एरिया मिलेगा। और इसका इंटीग्रेशन में इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा e रेज़ टू माइनस x का माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस x। आपको जो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब आगे भी वो log का इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। log का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 करके बाई पार्ट और फिर वो जब लिमिट तक मुझे इसका आंसर भी थोड़ा अजीब दिया होगा ये भी आता होगा। ये log को ये तो बचने वाला है ना लेकिन आंसर भी log को ये सब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो फिर आंसर आएगा। ये तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन अच्छे मतलब कि थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो नॉर्मल पैराबोला या आपके पीस वाइज फंक्शन इनसे थोड़ा अलग है। फिर 67 आपके पास कितने फंक्शन वहां पर mod x प्लस 1 से लेके कहाँ तक mod x प्लस 5 तक कितनी जगह पर कॉर्नर पॉइंट बनेगा 5 जगह पर -1 -2 से लेके -5 तक। अब आपको उसमें से मैक्सिमम पार्ट सिलेक्ट करना है। आपको जो मैक्सिमम होगा वो लेना है और आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है -6 से 0। आपको कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलना है अगर देखा जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 राइट। हाँ सर उल्टा हो गया -1 -2 -3 वही रहेगा -4 -5 और चालू कहाँ से कर रहे हैं -6 से है ना। इंटीग्रेशन आप कहाँ चालू कर लो -6 तो मुझे एक एक पार्ट बताते जाओ। आपको क्या लग रहा है -6 से लेके -5 जब मैं लिमिट लूंगा तो वो जो 5 है mod x प्लस 1 mod x प्लस 2 mod x प्लस 3 mod x प्लस 4 और mod x प्लस 1 मैक्सिमम कौन mod x प्लस 1 जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो इस रेंज से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम वैल्यू देता होगा। जिसमें कि -6 to -5 लूंगा तो mod ऑफ फिर वो mod का क्या करना बाद में देखते हैं। फिर -5 से -4 तो भी मैक्सिमम mod x प्लस 1 फिर -4 से -3 तो मैक्सिमम कौन -4 से -3 mod x plus 1 अभी भी mod x प्लस 1 ही मैक्सिमम होगा। उसके बाद जब आप -3 से -2 लो तो फिर mod मैक्सिमम कौन mod x प्लस 5
और फिर -2 से -1 mod x प्लस 5, मतलब जब तक सेंटर पे नहीं पहुंचता तब तक mod x प्लस 1 मैक्सिमम होगा। इस तरफ गए तो फिर mod x प्लस 5 मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सही है। फिर ये -1 मीटर, -2 से -1 और लास्ट क्या होगा -1 से 0। ये ठीक है। आप चालू कर रहे थे -6 से लेके 0 तक आपको जाना था, तो -6 टू लेके यहाँ तक मुझे समझ में कि यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊंगा, उस पॉइंट का mod x प्लस 1 से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पर जब लोगे तो इसका भी डिस्टेंस इससे सबसे ज्यादा होगा बाकी सबसे, है ना। इसका यहाँ दो तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये मिलने वाला है -1 पे, तो आप लोगों को मैक्सिमम होगी। उसी तरह सब देखते गए तो आप मिडिल टर्म में जब पहुंचोगे, मिडिल टर्म कौन सा होगा इसका -2 से -6 से आपने चालू किया था, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कब तक mod x प्लस 1 मैक्सिमम होगा, कब आपका mod x प्लस 5 मैक्सिमम हो जाएगा। तो सेंटर वैल्यू को वहां तक देखना होगा ना, तो -6 to 0 का मिडिल पॉइंट कौन सा होगा -3, है ना। अगर mod x मुझे दिया होता क्वेश्चन में, दिया नहीं, वरना mod x मेरा सबसे ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा, बट उन्होंने यहाँ पर अटक जाने को बोला। पर मिडल पॉइंट -6 to -0 मतलब 0 तक जब ये मैक्सिमम सॉरी मिडल पॉइंट है, यहाँ तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक मैक्सिमम कौन देगा mod ऑफ x प्लस 1, और उसके बाद mod ऑफ x प्लस 1। प्रॉपर ग्राफ बना के तो ग्राफ को हर एक ग्राफ एक ही में बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना और लेंथी हो जाएगा इसमें। और फिर -6 to -5 में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x प्लस 1 नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि mod हटाएगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे, mod हटाओगे तो क्या है नेगेटिव, आगे माइनस लग जाएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव और ये तीनों में पॉजिटिव आ जाएगा, ये तीनों में नेगेटिव। इतने ज्यादा मोड इसलिए नहीं देखना चाहिए, अगर एक आध दो मोड हो तो चलो मैं से बना भी लूंगा, तो लॉजिक से जिसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस वो मैक्सिमम देगा। तो इसमें मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम भी दे सकते हैं, तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो जो 3 उस तरफ है वो 3 इस तरफ आते, जो 3 यहाँ है वो 3 उस तरफ जाते हैं।
ओके देखो ना यहाँ पर 70 में आपको पूरा ग्राफ दिया हुआ है बना के, है ना। 70 में पूरा ग्राफ दिया हुआ है बना के। अब वहां पर आपको बोला कि कंसीडर ए कर्व y इक्वल टू y ऑफ x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज शोन इन द फिगर, लेट द एरिया A1, और उसमें A1 कौन से A2 कौन से लिखा हुआ है, राइट। A1 इज ट्वाइस द एरिया ऑफ A2, then the normal of the curve perpendicular to the line 2x minus 12y equal to 15 does not pass through the point। मतलब इसमें एरिया भी चाहिए, लास्ट में AOD भी चाहिए टेंजेंट नॉर्मल का, बट वो नॉर्मल की तो बात तब आएगी ना जब कर्व पता होगा। तो मतलब बेसिकली कर्व ढूंढना है, वो कर्व कैसे ढूंढोगे वो उस डायग्राम से पता चल रहा है। A1 का एरिया A2 से डबल दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। A1 मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन, 4 से लेके x तक का, y का इंटीग्रेशन, फंक्शन पता नहीं है, फंक्शन पता करना है। A2 कौन सा एरिया, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुआ है, वो A2 के लिए क्या करना चाहिए। नॉर्मल बच्चे को तो उसको इंटीग्रेशन की तरह से सोचते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। उसकी जगह पर आपको डायग्राम देखो, रेगुलर शेप की तो है, बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका एरिया XY होगा, बड़ा रेक्टेंगल दिखा आपको जिसका लेंथ x और हाइट y, XY, उस XY में से क्या क्या नहीं चाहिए आपको, छोटा रेक्टेंगल नहीं चाहिए, A का और A1 नहीं चाहिए। तो XY में से 8 और A1 को हटाऊंगा तो A2 मिलेगा। A2 किसके बराबर है, A1/2 के बराबर है, तो मुझे A2 का इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, A2 हटी है। A2 को रखा A1/2, A1 शिफ्ट किया 3/2 A1 इक्वल टू XY माइनस 8, तो A1 इक्वल टू, A1 मतलब क्या, 4 to x f of x dx या y dx, राइट। और ये सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2/3 इक्वल इनटू XY माइनस 8, यहाँ तक ठीक है। अब इंटीग्रेशन हटाना होगा तो, या इंटीग्रेशन दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा y, यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो 2/3 कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूट x ऐसी y का प्लस y ऐसी x का 1 8 का 0, ये इक्वेशन है, ये अभी तक इक्वेशन है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वहां से आपको फंक्शन में पहुंचना है, तो क्या करोगे आप, पहले तो ब्रैकेट ओपन किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y, ये 2y, 3y माइनस 2y, y इक्वल टू 2x dy/dx। अगर मुझे ओरिजिनल फंक्शन तक जाना हुआ तो वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए y को अलग करना पड़ेगा, x को अलग करना पड़ेगा, यही जो आप नेक्स्ट चैप्टर में करने वाला हर क्वेश्चन यही करना है। x y के टर्म में इक्वेशन दिया होगा, x को अलग करेंगे, y को अलग कर लेंगे, dy/y dx/x, dx/x 2 टाइम dy/y, x और y अलग हो गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, dx/x का इंटीग्रेशन ln x dy/y का ln y प्लस c भी आया होगा, प्लस सी आएगा, और सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ध्यान से वापस उस ग्राफ को देखो तो उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट दिखेगा आपको 4,2 नाम का, दिखा, लिखा नहीं है बट दिख रहा होगा। तो 4,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पर 4, y की जगह पर 2, 4 रखा तो 2 का स्क्वायर, 2 बाहर गया तो 2 ln2 और ये 2 ln2 कैंसिल हो गए तो c 0 आ गया। ये 2 कहाँ जाएगा, पावर में दो तरफ पहले हट गया तो x इक्वल y स्क्वायर ग्राफ की बात, इसकी बात थोड़ी x इक्वल टू y स्क्वायर ग्राफ। क्या बोला क्या है, देन द नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस, अब पूरा टेंजेंट नॉर्मल की बात होगी, 2x माइनस 12y इक्वल टू 15, इस लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना, 1/6 माइनस a/b, ये किसका स्लोप है, इस लाइन का, इसका परपेंडिकुलर का स्लोप कितना, ये किसका स्लोप है, नॉर्मल। अगर नॉर्मल का स्लोप अगर -6 है तो टेंजेंट का स्लोप 1/6, और टेंजेंट का स्लोप इसके डिफरेंशियल से मिल जाएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो
1 equal to 2y, dy by dx, तो dy by dx equal to 1 by 2y, उसको किसके साथ इक्वेट, y की वैल्यू 2y6, तो y इक्वल टू 3, y3 रखा तो x इक्वल टू 9, तो कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, 9 और 3, 9,3। और आपको पूछा गया था क्वेश्चन में नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए पॉइंट मिल गया, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पास होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट मिल गया, नॉर्मल का स्लोप पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगा। फिर ऑप्शन में से पुट करके चेक कर लूंगा कौन सा सेटिस्फाई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको डायग्राम बनाने के ट्राई नहीं करना, जैसे मोड था उसमें डायग्राम नहीं बनाना, तो जैसे पीछे मैंने एक पेज घुमाया तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन दिखा 71, उसमें डायग्राम बनाने की ट्राई नहीं करना, फिर नहीं बना पाएंगे, है ना। आप देखो ना क्यूबिक इक्वेशन है, रोलिक की क्यूबिक इक्वेशन नहीं, एक्स वाई स्क्वायर और पता नहीं कौन कौन से वेरिएबल है, इसमें फिर ग्राफ बनाने की ट्राई नहीं करना। चलो ऐसे इक्वेशन होगा तो उसमें जरूरत भी नहीं होती कि पूछा क्या है, लेट द एरिया इन्फ्लुएंस बाय द x axis and tangent and normal drawn to the curve। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल बना लोगे, कहां से, कौन से पॉइंट से, -2,3 डिफरेंशिएट करके -2,3 रखोगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप होगा, पॉइंट पता तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप पता होगा तो नॉर्मल का स्लोप, तो पॉइंट तो नहीं है, तो टेंजेंट का इक्वेशन भी होगा, नॉर्मल का इक्वेशन भी होगा, और आप लोगों के एक्स एक्सिस मतलब ये तीन लाइन एक्स एक्सिस और दोनों टेंजेंट नॉर्मल मतलब क्या देते होंगे, ट्राइंगल ही तो देते होंगे। आपको डायरेक्टली ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या क्या चाहिए होगा, टेंजेंट कहां पर एक्स एक्सिस को कट करना है, नॉर्मल कहां पर एक्स एक्सिस को कट, तो उसके बीच का गैप आपका बेस हो जाएगा, और टेंजेंट नॉर्मल जहां पर इंटरसेक्ट कर तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है -2,3, तो हाइट तो 3 दे रखा है, हाइट तो 3 दे रखा है, तो फिर एरिया से मिल जाएगा। तो हर एक में फिर वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना भी नहीं पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन करोगे या 50 क्वेश्चन करोगे तो 48 में आपको डायग्राम बनता होगा, एक आध दो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो जो भी बाकी है उसको भी खत्म कर लो, नेक्स्ट क्लास से इसका नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। मैंने आपको हिंट तो दे दिया कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या आने वाला है, बस काफी सारे क्वेश्चन भी होंगे, जैसे ये कैसे ये सारे सेपरेट हो जा रहे हैं डायरेक्टली, और वहां पर ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली सेपरेट नहीं होता, और उसको सेपरेट करवाने के लिए थोड़ी प्रोसीजर्स होगी, और बस प्रोसीजर में समझना है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो तब करोगे ना जब x के टर्म dx के साथ चले जाए और y के टर्म dy, तो जिसमें सेपरेट ही नहीं कर पाते हो तो सेपरेट तो करवाना पड़ेगा, तो उसकी प्रोसीजर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें जो भी बाकी है